पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर। पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, जिसमें से 4 क्लास आगे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और 5वां क्लास ये चल रहा है। तो 5वां क्लास में हम लोग समतल दर्पण के बारे में इसके पहले जान चुके हैं। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण की विशेषता क्या है, आज हम जानेंगे गोलीय दर्पण। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और जो इसका प्रकार होता है उसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो। कहने का मतलब है अगर वह किसी दर्पण का हो और वह उसका एक भाग अगर खोखला हो, गोले का एक भाग हो, तब उसको हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। अगर मान लेते हैं यह एक खोखला गोला है, गोल है, खोल है और गोल है, या गोल है या खोखला है। अगर वह खोखला है और उसका 4 भाग अगर हम करते हैं और 4 भाग में एक भाग जो बचता है उसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। वही लिखे हैं हम, गोलीय दर्पण है क्या, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब गोल का एक भाग खोखला रहे, खोखला रहने के साथ साथ वह उसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, या तो इस तरफ इसका परावर्तक सतह रहे, या तो अगर इधर से पारे तो इस तरह इसका परावर्तक सतह रहे। एक तरफ परावर्तक सतह रहेंगे और एक तरफ रजित रहेगा, मतलब रंगाल। गोलीय दर्पण बनाना चाहते हैं हम लोग, बनाते हैं तो दर्पण को रजित कर करके बनाते हैं। रजित के मतलब है पेंट कर देना, रांग देना ही रजित कहलाता है। तो गोलीय दर्पण हम लोग किसको कहेंगे, किसी खोखले गोले का एक भाग को गोलीय दर्पण कहेंगे। अब है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम अवतल दर्पण और दूसरा के नाम उत्तल दर्पण। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब हम लोग को समझना है अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, या अवतल को हम लोग कैसे पहचानेंगे और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो अवतल दर्पण है क्या, तो लिखाए है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। धंसा के मतलब हम लोग समझते हैं गड्ढा हुआ हो, वैसे दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। देख रहे हैं इधर से, और यह देख रहे हैं यह रजित है, मतलब रंगाल हुआ है, रंगा हुआ है। अब इसका परावर्तक सतह इधर है, इसका प्रतिबिंब बनावेंगे, फोकस बनावेंगे या चित्र बनाना चाहेंगे तो इधर से, जिधर से हम लोग देखना चाहते हैं, जिधर से प्रतिबिंब बनाते हैं उस तरफ को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। तो ये इसका हो गया परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह इसका देख रहे हैं हम लोग, धंसा है, धंसल है इधर से, तो धंसा रहता है, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वो उठा हुआ, मिस कर गए, उठा हुआ हो, मतलब
अलगा हुआ हो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या अलगा हुआ हो, या एक लिखा है उभरा हुआ हो। एक शब्द है उभरा, मतलब अलगल। अलगा अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं उठल। तो अगर उठा हुआ हो, अलगल है, नहीं कुछ देखते कहते ये अलगल है, तो अलगल है, उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, वैसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। अब हम देख रहे हैं यह दर्पण है। अब इसको अगर हम लोग बनाना चाहेंगे उत्तल दर्पण, तो इधर रंग देंगे तो बन जाएगा कौन? ये हो गया अवतल, हो गया अवतल। या इसको ऐसे अगर करें तो पर भी कौन दर्पण है? अवतले है, ये अवतल है। लेकिन अगर इसका अंदर हम रंगते हैं इस तरह से, इधर अगर रंग देते हैं तब इसका परावर्तक सतह ये इस तरफ हो जाता है। जब इस तरफ हो जाता है तब इसको हम लोग उठा हुआ देख रहे हैं, उठा हुआ है, अलगल है, उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तब ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी अवतल दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, थोड़ा सा समझ जाएंगे, जिसका प्रवर्तक धंसा हुआ हो वैसे दर्पण को हम लोग कहेंगे क्या? अवतल दर्पण। और जिसका उठा हुआ हो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। तो पहचानने में भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण। चित्र से भी समझ जाएंगे और परिभाषा भी समझ गए, फिर हम बाद में पूछेंगे। अब आता है अवतल और उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर किसको क्या बोलते हैं उसका परिभाषा हम लोग जाने। जिसमें यह चित्र जो देख रहे हैं इसमें कहीं ध्रुव होता है, कहीं प्रधान अक्ष होता है, कहीं फोकस होता है, कहीं फोकस दूरी होता है, तो सबका परिभाषा। तो वही हम एक क्वेश्चन बना दिए, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, फोकस तथा फोकस दूरी को परिभाषित करें। सबको जानना है कि आखिर ध्रुव किसको कहेंगे। तो अब हम इसको हम लोग देख लिए हैं। देखने के बाद ये इधर से हम एक पार देते हैं, अलगे देखिए यह हो गया कौन दर्पण? अवतल दर्पण हो गया। अब है दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे। दर्पण ये है और इसका मध्य बिंदु जो होगा उसी को कहेंगे हम लोग ध्रुव, जिसको P द्वारा सूचित किया जाता है। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। याद हो जाएगा ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीच वाला जो भाग होगा, बीच का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग कहेंगे ध्रुव, जिसको प्रायः P द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जहां पर हम रखते हैं प्रकाल और प्रकाल से घुमा करके पार देते हैं, तो जहां पर रहता है उसका नोक, जिसको अपने भाषा में कहते हैं, जहां पर वह स्टैंड रहता है वह बिंदु उसका कहलाता है वक्रता केंद्र। मान लेते हैं इसको पुनः फिर यहां से गोल ऐसे बनाना चाहेंगे इधर से, तो जैसी ऐसी गोल बनाया जहां पर रखे, ऐसे पारने के बाद देखने के बाद जहां हम इस बिंदु को रखें वही कहलाता है इसका वक्रता केंद्र। इसमें दिखाया गया है वक्रता केंद्र यहाँ है C, और वक्रता केंद्र को प्रायः C द्वारा सूचित किया जाता है। विभिन्न में अलग अलग देंगे लेकिन प्रायः जो C द्वारा सूचित किया जाता है। और चित्र में C जो देख रहे हैं वह है वक्रता केंद्र। दूसरा आता है वक्रता त्रिज्या। इसमें वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो यहाँ देख रहे हैं C वक्रता केंद्र और यहाँ है ध्रुव, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वह कैसे परिभाषा याद रखेंगे? ध्रुव, यहाँ देख रहे हैं ध्रुव और यहाँ देख रहे हैं वक्रता केंद्र, ये दोनों का जो बीच होगा उसी को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। परिभाषा कैसे याद रखेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, हाँ
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या को प्रायः बड़का आर द्वारा सूचित किया जाता है। जो देख रहे हैं आर, ये बड़ा आर द्वारा सूचित किया जाता है। और एक सूत्र होता है बड़का आर यानी आर बराबर 2f। आर से हो गया इसका वक्रता त्रिज्या, 2 तो 2 हो गया, और एफ छोटका एफ से हो गया इसका फोकस। मतलब एक सूत्र है यहाँ आर बराबर 2 गुने फोकस दूरी। कभी कभी आता है, या इसको ऐसे भी लिखना चाहेंगे सूत्र, तो एफ बराबर आर बटा 2 भी हो सकता है। एफ बराबर आर बटा 2 मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। दूसरा आता है फिर इसका फोकस। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, दर्पण पर पड़ने के बाद वे प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को कहते हैं फोकस। देख रहे हैं इधर, यह प्रधान अक्ष, इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष। यह जो देख रहे हैं प्रधान अक्ष, इसके समानांतर जो चल रहा है किरण, यह चल रहा है किरण समांतर किरण चल रहा है, और समांतर किरण चलने के बाद दर्पण पर पड़ा, दर्पण यहाँ है, और वहां से लौटा, लौटने के बाद प्रधान अक्ष को, प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। परिभाषा कैसे याद करेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरण दर्पण पर पड़ते हैं, पड़ने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस को बड़का एफ द्वारा, बड़ा एफ द्वारा सूचित किया जाता है। याद रहेगा कैसे? प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश के किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस कहते हैं। और फोकस को बड़का एफ द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको कहेंगे? तो ध्रुव, ध्रुव यहाँ देख रहे हैं, ध्रुव है, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। मतलब एक रखेंगे फोकस, एक रखेंगे ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। अब इतना सुनने के बाद शॉर्ट प्रश्न जो आता है वह जवाब दो सब मिल करके, उसके बाद एक एक कर करके, एक छूटा हुआ है ना, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब देखो यहाँ है ध्रुव, यहाँ है वक्रता केंद्र, अब इससे जा रहा सरल रेखा, यह जो सरल रेखा जा रहा है इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। अब शॉर्ट समझो इसका, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को कैसे बनाया जाता है? गोलीय दर्पण को रंग करके बनाया जाता है। अगर धंसा हुआ देंगे, दाब देंगे, ये रंग देंगे, या उठा हुआ घास देंगे, उधर रंग देंगे, तो वह रंग करके रचित करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक के नाम और दूसरा के नाम, एक का नाम उत्तल दर्पण और दूसरा के नाम अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, मतलब उठा हुआ हो, उसे कौन दर्पण कहेंगे? और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। और
ध्रुव वो ध्रुव जहां है ध्रुव वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, मतलब इसको और इसको बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? बड़का आर द्वारा। बड़का आर द्वारा क्या सूत्र होता है? आर बराबर 2 गुने एफ। बड़का एफ से किसको सूचित किया जाता है? छोटा एफ से किसको सूचित किया जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम लोग समझ गए। अब एक करके तुम लोग भी अब उत्तर दो धीरे धीरे।